morning, dear students. Today we are going again to talk on translation, and today we will talk on interrogative sentences in translation. आज अपन ट्रांसलेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, अपन देखते हैं ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन में कौन से सेंटेंसेस देख रहे हैं आज अपन देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये हम सब जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. तो देखिए, इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय मैं ज्यादा डीपली आपको कुछ नहीं बताना चाहता. मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में जो मिस्टेक्स होती है और जो ट्रांसलेशन है उसको इजी वे में कैसे किया जा सकता है. अब यदि हम हिंदी लैंग्वेज में बात करें प्रश्नवाचक वाक्य की, हिंदी के अंदर बात करें या हिंदी में बात करें प्रश्नवाचक वाक्य, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं. There are two types of sentences, interrogative sentences in our Hindi language. One type I can say A and second type will be B. ये जो आपके A वाले सेंटेंसेज है, इनको मैं ये कहूंगा कि हिंदी भाषा के ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आरंभ क्या शब्द से होता है, जिनका आरंभ किससे होता है, क्या शब्द. और बी श्रेणी में अपन उन वाक्यों को लिखेंगे जिनका आरंभ वाक्य में दिए गए कर्ता से होता है. यानी कर्ता जो शब्द होता है, उस कर्ता शब्द से इसका आरंभ होता है. डियर स्टूडेंट्स, I want to explain one thing that is very clear, that there are two types of interrogative sentences in our Hindi language. First, type A. These are the sentences that begin with the interrogative word kya. And this is the type B. These are the interrogative sentences that begin with the subject of the subject of the given sentence. इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों का जब अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन की स्ट्रक्चर भी ए और बी हो जाएगी. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है या हम कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है. तो अपन कल जैसे कि वो हमारी स्ट्रक्चर थी जो अपन ने नेगेटिव सेंटेंसेस के दौरान देखी थी, वो स्ट्रक्चर हमारी क्या थी. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर. STRUCTUR स्ट्रक्चर. हमारी वो स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स. ये हमारी वो स्ट्रक्चर थी जिस स्ट्रक्चर से हमने अब तक अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं. और आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इसी स्ट्रक्चर से कंप्लीट करेंगे. अलग से कोई दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होगी. बस मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय इस स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होते हैं. तो सबसे पहले देखिए, ए मीन्स क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद कैसे होगा. तो इस स्ट्रक्चर का परिवर्तन ए बताता हूं मैं. हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स. इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में होगा क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा. हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. जो हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब थी, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख लिया. तो यदि कोई भी हिंदी भाषा का वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, उसका यदि आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. आप उस सेंटेंस की बिगिनिंग, उस सेंटेंस का आरंभ, प्रारंभ या शुभारंभ उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं. तो वो वाक्य इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेटेड हो जाएगा. अब अपन बात करें कि बी स्ट्रक्चर कौन सी होगी.
बी स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं होगा, यही होगी पूरी स्ट्रक्चर, एक वर्ड और उसके अंदर ऐड हो जाएगा और वो होगा आपका WH वर्ड। मीन्स यदि मैं बात करूं इस बी को थोड़ा सा यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका WH वर्ड प्लस, और देखिए वही हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट, वही आपका मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट और वही आपका WH वर्ड, सॉरी अदर वर्ड्स, और वही साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये दो स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ज्यादा परिवर्तन हमने किया ही नहीं है। सबसे पहले देखिए मैंने बताया हिंदी भाषा के वो वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं जिनको अपन ए में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ए वाला जो सेंटेंस है, या वैसे डायरेक्टली सेंटेंस नंबर 1 के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। क्या अमन बचपन में घर घर सब्जी बेचता था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप देखिए वही 3 चीज देखिए, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, अमन, बेचता था वर्ब, सब्जी ऑब्जेक्ट, और बचपन में घर घर आपके अदर वर्ड्स हो गए। जब भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं वही अपन को 3 स्टेप्स याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हमने आइडेंटिफाई किया, था मीन्स पास्ट, ता मीन्स इंडेफिनिट, वाक्य हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। इसलिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड का। स्ट्रक्चर क्या कहती है, देखिए यह वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, और क्या शब्द से शुरू होने वाला जो स्ट्रक्चर है वह है हमारा ये। यानी सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा अमन, फिर मेन वर्ब सेल वेजिटेबल्स, और घर घर के लिए अपन कर सकते हैं डोर टू डोर, डोर टू डोर इन चाइल्डहुड, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, चाइल्डहुड और ये आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यदि मैं सेकंड स्ट्रक्चर के ऊपर चलूं तो सेकंड स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। मोहन कक्षा में अंग्रेजी कब पढ़ाता है, कब पढ़ाता है। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और ये आपका WH वर्ड मीन्स इंटरोगेटिव शब्द जिसे अपन कहते हैं। जब आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, दोनों सेंटेंसेस में अंतर देखिए। पहले ट्रांसलेशन से पहला हिंदी का पर्सनवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है, और दूसरा हिंदी का पर्सनवाचक वाक्य कर्ता से आरंभ हो रहा है, सब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है। तो हिंदी का ऐसे पर्सनवाचक वाक्य जो कर्ता से शुरू होता है लेकिन जिसके बीच में मध्य में पर्सनवाचक शब्द आता है, ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद वाक्य को इस पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी इसके इंग्लिश वर्ड से शुरू करके किया जाता है। यहां कब के लिए क्या आ जाएगा, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस देखना पड़ेगा, है प्रेजेंट टेंस, ता इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू या डज। तो यहां देखिए मोहन के लिए क्या आ जाएगा, डज, व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर वर्ब टीच इंग्लिश, in the class।
और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन दोनों सेंटेंसेस की टाइप्स क्लियर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिफोर ट्रांसलेटिंग an interrogative sentence from Hindi to English language, we must understand the types of the given sentence. I have already disclosed that interrogative sentences in Hindi language are of two types. First type A and second type is B. In A, the given sentence will begin with the interrogative word kya. If the sentence in Hindi language, if the interrogative sentence in Hindi language begins with the word kya, then it will be translated into English language by according to the structure that has been given here. Means the same things in our well-known structure will be changed. And what will be the changes? Changes will be that the helping verb will be written before the subject, and then the sentence will be translated into English language. In second structure, the interrogative sentence in Hindi language will begin with subject, and then there will be any interrogative word in the rest of the sentence, in the middle of the sentence, just like kab means when. Then we will translate the sentence according to the second structure. There is not a much changes between the both structures. Only we have to add the interrogative word before the helping verb first, then helping verb, then subject, then main verb, then object, and then other words. And the sentence will be translated into English like this. When does Mohan teach English in the class? मोहन कक्षा में अंग्रेजी कब पढ़ाता है? मोहन कक्षा में अंग्रेजी कब पढ़ाता है? डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं। जैसे कि कल अपन ने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय मैंने आपको ये बताया था कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में होती है, कल मैंने आपको ये बताया था, इफ आवर हेल्पिंग वर्ब इज इन 2 or more than 2 words, then how it can be used during translating a sentence from Hindi to English language. Just like क्या राजेश अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा। दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राजेश। वर्ब क्या है? समाप्त करना। ऑब्जेक्ट अपना कार्य। टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गा मीन्स फ्यूचर, चुका मीन्स परफेक्ट, यानी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव या शैल हैव। ये हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। जब आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों में हैं तो वाक्य का अनुवाद करते समय आप सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वह आपकी मेन वर्ब से कनेक्टेड रहेगा, मतलब जस्ट बिफोर द मेन वर्ब लिखा जाएगा। जैसे इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें, विल पहले आ जाएगा,
विल और फिर सब्जेक्ट राजेश, फिर सेकंड वाला पार्ट विल राजेश हैव, फिर वर्क कंप्लीटेड अपना कार्य हिज वर्क, विल राजेश हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ऐसा नहीं होगा विल हैव राजेश कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी विल और हैव दोनों वर्ड आपके सेंटेंस के आगे नहीं जाएंगे, सेकंड वर्ड जो होगा वो आपके मेन वर्ब के जस्ट बिफोर लगेगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर में भी होगा, सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें भी यही होता है। जैसे रमन गाना क्यों गा रहा होगा, क्यों गा रहा होगा। ये देखिए सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है रमन, गा रहा वर्ब, गाना ऑब्जेक्ट, और ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले वाक्य का टेंस देखेंगे क्या है, फ्यूचर, और रहा मीन्स कंटिन्यूअस। तो वाक्य हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी। अब जब भी अपन सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। फर्स्ट वर्ड विल बी रिटन बिफोर द सब्जेक्ट एंड सेकंड वर्ड विल बी रिटन जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। तो जब अपन इसको शुरू करेंगे तो देखिए क्योंकि इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई, और रमन के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, देन रमन, वाई विल रमन, फिर बी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। Dear students, this is the second thing I want to disclose, that if we have a helping verb in two or more than two words, then we must remember one thing, that only first word will be written at the first of the sentence or just or before of the subject, or the second word will be written just before the main verb, just before the main verb. Just like here in this sentence, will Rajesh have, not will have Rajesh, and here also why will Raman, not why will be Raman. Okay, thank you very much. I think you will have understood it, you have understood it better, and but remember one thing, that you should do a good work for a practice, because practice makes a person perfect. Thank you very much. See you tomorrow once again. Thanks.